बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुर्म व सज़ा प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान चकवाल से मोहम्मद अली अवान। आज हम जिस मुकदमे के हवाले से बात करने जा रहे हैं, ये एक 7 साला बच्ची के अंधोनाक कत्ल का वाक़या जो चकवाल का ये नवाही गाँव सैगलाबाद थाना डुमन की हदूद में पेश आया है। 27/1/2024 जिसका मुकदमा नंबर 32/24 अगवा का मुकदमा दर्ज होता है। कोमल शहज़ादी जिसकी उम्र 7 साल थी, उसके अगवा का मुकदमा उसके अहले खाना की जानिब से दर्ज करवाया जाता है जब बच्ची बाहर खेलते हुए अचानक घर से गायब हो जाती है। घर के बाहर से ठीक 1 या 2 दिन बाद उस बच्ची की नाश बरामद होती है और उस कत्ल के मुकदमे में एक मुलजिम नामज़द होता है जो इनका पड़ोसी बताया जाता है और उसको पुलिस गिरफ़्तार भी करती है। गिरफ़्तार करने के बाद उस मुलजिम को चालान भी किया जाता है और उसको मकामी अदालत की जानिब से 2 बार सज़ाए मौत और 10 लाख रुपया जुर्माने की सज़ा सुनाई जाती है, जिसके बाद उस मुलजिम की जानिब से अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में अपील दायर की जाती है, जहां से वो मुलजिम बाइज़्ज़त बरी हो जाता है। उस मुलजिम के बाइज़्ज़त बरी होने के पीछे क्या मुहर्रकात हैं और उसके बाद इस मुतासरा ख़ानदान की अब क्या अपील है, बात करने के लिए उस मकतूला कोमल शहज़ादी की वालदा मेरे हमरा मौजूद हैं। उनसे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो मामला है, जब बच्ची आपकी कत्ल हुई, अगवा कैसे हुई घर से, और पुलिस ने इस सारे मामले में आपके साथ तावन किया या नहीं किया? पुलिस ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा तावन की है। बाकी जो मेरी बच्ची है वो 27 को बाहर खेलने गई है। खेलने के बाद उसने दूसरे दिन मुझे लाश पुलिस वालों को मिली है, तो मुझे फिर इसके बाद इसको यहाँ से चकवाल से सज़ाए मौत हुई है। फिर 10 लाख रुपया जुर्माना ही पे। फिर मुझे 2-3 महीने के बाद फिर नोटिस मिले, हफ्ते वाले दिन मिले। वो भी डुमन थाने से फ़ोन आया कि तुम्हारा नोटिस आया है। मेरा भाई गए है, साइन किए हैं, उसके बाद नोटिस लेके आए हैं। फिर उसके बाद मैं दूसरे सवाल वाले दिन जैसे ही पेश हुई तो जज साहब ने फैसला सुना दिया है। वो फैसला क्या सुनाया गया? यही फैसला सुनाया कि अलाउड है। उनकी अपील जो उन्होंने दी थी उनको अलाउड कर दिया है। फिर उसके बाद मुझे जज ने कहा है कि बीवी तुम बाहर चले जाओ। मैं बाहर आ गई, साहब ने कहा वो बड़ी हो गया है। तो अब आप क्या, आपके पास कोई ऐसे वसाइल हैं कि जो अभी जो फ़ैसला आया है, मुलजिम बरी हुआ है, उस फ़ैसले को चैलेंज करने के लिए आएंगी या नहीं जाएंगी? आप कितने पे वसाइल हैं? नहीं, मेरे पास कोई वसाइल नहीं। मैं आगे भी वकील लेके नहीं गई, मैं खुद ही गई हूँ, अकेली ही गई। मेरे साथ कोई भी नहीं, इनके ना चाचा गए हैं ना इसके अब्बू हैं। वो कहते हैं मैं इस केस में बिल्कुल भी नहीं आगे आ सकते हैं, हमारा इसमें है ही नहीं है भाई। तो मैं अब अकेली हूँ, तो प्लीज़ मेरी कोई हेल्प वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर नवाज़ मरियम से मेरी है अपील के मेरे साथ हैं और मेरे इस केस में मेरा बच्ची का इंसाफ मुझे दें। बिल्कुल मुझे इंसाफ चाहिए अपनी बच्ची का। मासूम सी बच्ची, इसका कोई कसूर भी नहीं था, ये तो सिर्फ खेलने गई थी, तो इसका कोई कसूर नहीं था। वो खुद भी बोला है कि मैंने इसको कत्ल किया, फिर वो बड़ी क्यों हुआ है? तो मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए, सिर्फ बस मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने कोई पैसे नहीं लिए किसी से। पूरा मोहल्ला यही कह रहा है कि मैंने पैसे लिए, 25 लाख रुपया लेके मैंने रिजनामा किया। मैंने कोई रिजनामा नहीं किया, कुछ भी मैंने नहीं किया। मुझे सिर्फ अपनी बच्ची का कातिल चाहिए था, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो उनको हमें दे, हम गोली खुद मारते हैं। तो हमें प्लीज़ हमें इंसाफ दे। आपने बात सुनी इस माँ की जिसकी बच्ची 7 साला बच्ची का मर्डर हुआ और मर्डर होने के बाद मुलजिम को 2 बार सज़ाए मौत हुई, 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ, लेकिन आला अदालत से वो मुलजिम अपनी बरीयत करवाने में कामयाब हो गया। लेकिन अब इनके पास इतने भी वसाइल नहीं हैं कि उस फ़ैसले को ये चैलेंज कर सकें और ये अपील करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर पंजाब और वज़ीर पाकिस्तान से कि वो इनको इंसाफ दिलाने में इनकी मदद करें। इस इलाके के जो इलाका मकीन हैं उनकी इस मुतालिक क्या राय है, उनसे भी हम बात करते हैं। और जो इस केस के लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम बातचीत करने के लिए माहिर कानून अतीक रसूल साहब के पास भी जाएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। जी, कोमल शहज़ादी कत्ल केस के हवाले से हमने मुतासरा ख़ानदान से भी बात की। अब इस इलाके की मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जो कि इस इलाके के साबका वाइस चेयरमैन सैयद नजमुल हसन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि वो इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं और ये जो मुलजिम बरी हुआ है इसके बाद माशरे में किस किस्म के इम्पेक्ट आएंगे और इस इलाके में लोगों के क्या तासुरात हैं, इसी पर उनसे बात करते हैं। महकमा पुलिस की तरफ से शायद ये मुकदमा सही तरीके से परसू नहीं किया गया, जिस वजह से ये जो अंदोनाक वाक़या था और ये सफाक कातिल जो है ये अदालत ने बरी किया है। हम तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट लाहौर से अपील कर सकते हैं कि ये 6-7 साल की मासूम बच्ची
कत्ल हुई है, इस पे खुदारा आप एक्शन लें, इस केस को दोबारा रीओपन करके इस मुलज़म को जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। कोमल शहज़ादी के अहल खाना और इस इलाके के इलाका मकीन भी उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं कि इस बच्ची को इंसाफ दिलाने में इस मुतासरा ख़ानदान का साथ दें। सैगलाबाद में होने वाले अंदोहनाक कत्ल का मुलज़िम लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से बाइज़्ज़त बरी हो गया। ऐसे संगीन वाक़े का मुलज़िम अदालत आलिया की जानिब से बरी हो जाना बाइज़्ज़त, माशरे में इसका क्या इम्पेक्ट आएगा और ऐसे मुलज़िमान को किन कानूनी नुकात की बुनियाद पर रिहा कर दिया जाता है, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे हमरा मौजूद हैं मारूफ़ कानूनदान अतीक रसूल। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा कि ये जो कोमल शहज़ादी का कत्ल हुआ, सैगलाबाद में 7 साल बच्ची का मर्डर हुआ, मुलज़िम गिरफ़्तार हुआ, लेकिन अब वो मुलज़िम रिहा हो गया, उसको सज़ा भी हुई लेकिन अब रिहा हो गया, तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे वाक़यात में रिहा होने वाले मुलज़मान माशरे में क्या इम्पेक्ट लाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच अली। देखें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक इंतहाई संगीन नौइयत का केस था, जिसमें जो ट्रायल कोर्ट है उसमें उसे सज़ाए मौत जो है वो सुनाई गई थी, जो अल्टीमेटली जो हाई कोर्ट का रावलपिंडी बेंच है वहाँ से उसको एक्विट कर दिया गया। अच्छा, जब कोई इस तरह का केस चलता है तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कलेक्शन ऑफ एविडेंस। जो सबूत जो है वो कलेक्ट किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जाती है। अब इस तरह के जब केसेस में बरियत होती है तो वहाँ पर हमारे पास सामने आते हैं वो फ्लॉज, वो कमियां जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान रह जाती हैं। ये बुनियादी तौर पे एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का केस था। अगर आप इसको सिर्फ बरियत के हद तक ना देखें, आप ये देखें कि बरियत क्यों हुई, वो कौन सी ऐसी कमियां थी जो प्रोसिक्यूशन के केस में रह गई जिससे हाई कोर्ट ने ये समझा कि ये जो मुलज़िम है इसको बरी कर देना चाहिए। तो मेरा जो ख्याल है बुनियादी तौर पर, पहले इस बात पे हम ज़रूर देखें कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रॉपर क्या किया गया था या नहीं किया गया था। क्या जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी वो साइंटिफिक बुनियादों पर की गई थी या नहीं की गई थी। और जो मुझे फ़ील हो रहा है वो ये था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में कमी रही, उसमें बहुत ज़्यादा सुकम थे। सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केसेस में तो ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि जो साइंसी बुनियादों पर तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए ताकि इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट किया जा सके जिसको रिबट कोर्ट में ना कर सके मुलज़िम। तो मुझे जो फ़ील हो रहा है वो ये था कि इन्वेस्टिगेशन उस लेवल पर नहीं की गई। और इसके पीछे आप अगर अपने जो सिस्टम है इसको अगर आप देखें, एनालाइज करें, तो आपको नज़र आएगा कि हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है वो आज भी वही पुराना, सदियों पुराना जो है वो चल रहा है। आज साइंसी बुनियादों पर चीज़ें चल चुकी हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, लेकिन हमारा जो वही होमिसाइड सर्कल है, वही लोग हैं जो रात को गश्त भी कर रहे हैं, वही लोग हैं जो कत्ल के मुकदमात में तफ्तीश भी कर रहे हैं, वही लोग हैं जिन्हें कोर्ट्स में भी पेश होना है, वही लोग हैं जिन्होंने चोरी के मुकदमात को भी जो है वो करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। लेकिन अगर आप इनकी तरबियत देखें और इनकी जो तरबियत होनी चाहिए जिस तरह से, वो नहीं हो रही। इन पर काम का कितना ज़्यादा बर्डन है और जो इनको तरीक़ाकार समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, उसमें कमियां हैं। जो दूसरी आपने बात की है कि इसका इम्पेक्ट क्या है, इम्पेक्ट तो देखें आप कि एक इतना संगीन नौइयत का मुकदमा और इतनी हसास नौइयत की एक वारदात, उसका मुलज़िम बाइज़्ज़त बरी होकर आज अपने घर में, अपने इलाके में वापस आ गए। तो जो सरासीमगी पहले जब मर्डर के वक्त फैली थी, जो लोगों के अंदर खौफ जो है उस वक्त फैला था, वो एक मरतबा फिर आप देखेंगे वो ज़िंदा हो गया। तो जो आपको एक मैसेज देना चाहिए, मैसेज के लिए, आवाम के लिए, या इस तरह के जो जुर्म करने वाले लोग हैं कि यहाँ पर सज़ा और जज़ा का बेहतरीन सिस्टम मौजूद है, उस मैसेज पर कारी ज़रब लगी है। जो इस तरह का जुर्म करने वाले लोग हैं वो अगर ये देखेंगे कि 1 साल और सवा साल के दौरान ये ट्रायल कंप्लीट हो गया, अल्टीमेटली वो मुलज़िम जो है वो बाहर आ गया है, तो अगर इस तरह के मामलात चलते रहेंगे, इनको करार वाकई सज़ा नहीं मिलेगी, तो इनके अंदर से खौफ ख़त्म होगा। और जब जराइम पेशा लोग हैं उनके अंदर ये ताकत और तवानाई मज़ीद बढ़ेगी कि हमें शायद कानून जो है वो नहीं पकड़ सकता, तो ये मामलात पड़ेंगे। इस केस में बाबा आगे क्या समझते हैं, वारसान किस तरह से उनको इंसाफ मिलेगा? मुलज़िम तो बरी हो गया, अब इसके बाद वारसान के पास क्या हक रह गया?
देखिए, इसको चैलेंज कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का उनके पास जो है दरवाज़ा खटखटाने का मौका मौजूद है, वो उसके ख़िलाफ़ जा सकते हैं। लेकिन हमने साथ अली ये भी देखना है कि क्या उनके पास इतने वसाइल मौजूद हैं या नहीं हैं। इतनी आसानी से अगर अब चकवाल के एक रिमोट एरिए से सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद तक पहुंचना, उनको जो है इस मुकदमे को एक अच्छे वकील के ज़रिए एक अच्छे तरीके से कंटेस्ट करना, क्या उनके लिए पॉसिबल है या नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी है या नहीं है, उनके पास इतने इलाके के अंदर रिसोर्सेज और इतनी तक़वियत देने वाले, उनको सपोर्ट करने वाले, चाहे स्टेट की सतह पे हों चाहे वे प्राइवेटली हों, लोग मौजूद हैं या नहीं हैं कि वो आसानी से जाके ये सब कुछ कर सकें। तो रेमेडी तो बहरहाल उनके पास मौजूद है, लेकिन इसको अवेल करना कितना आसान है ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के साथ मैं हूँ वारिस हैदरी, नुमाइंदा जियो न्यूज़ उकाड़ा। नाजरीन, मैं इस वक्त थाना सदर रिनाला के 15 चक के एक बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर चंद रोज़ कबल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नाजरीन, यहाँ से एक शख्स की गोलियों से छलनी लाश मिली। पुलिस का कहना है कि लाश की शनाख्त बाबर अली के नाम से हुई। पुलिस जब जाए वकूआ पर पहुंची तो यहाँ पर एक ज़ख्मी शख्स भी मौजूद था, जो कि मकतूल बाबर का भाई अली रज़ा था, जो कि ज़ख्मी था, जिसने पुलिस को बयान दिया कि चंद डाकू आए और उसने उसके भाई को कत्ल और उसको ज़ख्मी कर दिया। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत वकूआ की इत्ला मिलते ही मौका पर पहुँचे। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर उन्होंने मातहतों को चंद प्रोफेशनल टिप्स दी, जिसकी बुनियाद पर 24 घंटों में इस वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। बाबर के ज़ख्मी भाई की शनाख्त अली रज़ा के नाम से हुई। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया? मेरे साथ इस वक्त SHO थाना सदर रिनाला मोहम्मद अमीन ख़ान मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। ये बताइएगा जनाब कि ये वाक़या कैसे पेश आया, कैसे आपको इत्ला मिली और अब तक क्या कानूनी कार्रवाई हुई? खैर साहब, ये 1 सितंबर को हमें एक कॉल मसूल होती है कि दौरान डिकेटी एक बंदा मजरूब है और एक बंदा जो है उसकी डेथ हो चुकी है। इस कॉल के ऊपर जो हमारे ज़िले कमांडर हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राशिद हिदायत साहब, उन्होंने हमें फौरी जो हमारी टीम्स हैं उनको मूव किया और हमें मौका जो वारदात है उसके ऊपर ले जब आए हैं यहाँ, तो हमने देखा एक बंदा है वो खून में लत पड़ा हुआ है, उसकी डेथ हो चुकी है, और एक बंदा जो है उसके रेस्क्यू 1122 शिफ्ट करके उकाड़ा DHQ हॉस्पिटल ले जा चुके हैं। मौके के ऊपर हमने सारी चीज़ें शवाहिद इकट्ठे किए गए और टीम्स वगैरह बनाई, क्योंकि एक बहुत हीनियस क्राइम सीन था कि दौरान वारदात एक शहरी जो है उसकी मौत हो चुकी थी और एक ज़ख्मी था। हम फौरी तौर के ऊपर जो है वो DHQ उकाड़ा गए, वहाँ मैंने जाकर इनिशियल स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की, और जब मौके के ऊपर दोबारा आए, जो दिलबर था, मैं आपको बताता चलूँ, दिलबर का बेटा है मोहम्मद बाबर, ये जो था ये इधर इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और अली रज़ा उसी का भाई जो है वो ज़ख्मी था। जब हमने अली रज़ा की स्टेटमेंट्स ली और उसके बाद हम मौका वारदात के ऊपर दोबारा आए और इन चीज़ों को हमने रिकनेक्ट करने की कोशिश की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा उसकी स्टेटमेंट्स और उसमें टाइम डिफरेंस आ रहा था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें उसने कुछ जगहों के बारे में बताया था कि हम उस तरफ से आ रहे थे, लेकिन जब मैंने आके क्राइम सीन के ऊपर विज़िट किया, देखा तो जो खून के धब्बे थे उनकी डायरेक्शन हालत ऐसी नहीं थी कि वो आने वाली हो, बल्कि वो जाने वाली डायरेक्शन थी। इस तरह और भी छोटी छोटी चीज़ें थी, और फिर हमने इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो वसी कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता जब हमने मज़ीद इसको क्लोज़ किया और अली रज़ा की स्टेटमेंट दोबारा ली, तो उसने इतराफ़ जुर्म जो है वो कर लिया, और मेरे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन असगर शहीन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फिर आला कत्ल बरामद किया। अब जो है वो बदबख्त भाई उसने अपने ही भाई को जो है वो कत्ल कर दिया, और इसको ये रंग रिचाया कि ये डिकेटी है, ताकि जो डिपार्टमेंट है, पुलिस है, लोग हैं, उनकी जो सोच है वो किसी और तरफ लगी रहे और उसकी तरफ जाए ना। जी, मैं इस वक्त मकतूल बाबर के वालिद दिलबर साहब के साथ मौजूद हूँ, जो मुलज़म के बाप भी हैं। मैं उनसे पूछने की कोशिश करता हूँ कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। बजुर्गो ये दसो भी तुहाडा एक पुत्र कत्ल हो गया तो दूसरे ने उन्होंने कत्ल कर दिता, ये सारा वाक़या क्यों पेश आया, उन्हें क्यों कत्ल किया है तो किवें पेश आया? सर, मेरा जड़ा बड़ा बेटा था ना, वो नमाजी परहेजी सी, नमाज दा वो उन्होंने डांटता सी कि भी तू नमाज पढ़ा कर, अच्छे काम कर, और अपना किसी गैर महफिलों ना जाया कर, अगे पिछे ना जाया कर।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਪਾਠ ਦਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬਾਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਊਂਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਟੋਕਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸਰ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੱਬੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਕਰਤਾ। बुजुर्गों, पहले मकतूल दी बेवा ने मुकदमा नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज करवाया। क्या तुसी पुलिस की कारकर्दगी तो मुतमिन हो जिसने इस कतल का ड्रॉप सीन किया? पहले सानू नहीं सी पता, बच्चे ने ना आके घर आख्या कि लभी डकैती हुई आ, तो असी भी इस चक्कर च इस भरा नूं इस तरह कर नहीं सकता हैगा। बाद च पुलिस ने तफ्तीश की सारी, तो तफ्तीश तो बाद पता लगा कि मुजरम होएगा। ईस्ट लंदन से ताल्लुक़ रखने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी आलम कारी शेर मोहम्मद को कैंटरबरी क्राउन कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुना दी है। कारी शेर मोहम्मद पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने चैटम मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर में जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए जो आने वाले बच्चे थे उनके साथ जो जिनसी ज़्यादती की। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में उन्होंने जो वहाँ पर बच्चे आते थे उनको गलत तरीके से उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको टच किया। ये उनके ऊपर इल्ज़ाम था। उनके ऊपर पहला इल्ज़ाम ये था कि 2014 और 16 के दरमियान वहाँ पर जो दीनी तालीम के लिए आने वाली एक लड़की को, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की थी, उसको उन्होंने गलत तरीके से उसको टच किया। वो केस जब रिपोर्ट हुआ, वो शुरू हुआ, तो उसके बाद वो केस आगे नहीं, जो टेक्निकल रीज़न्स की वजह से आगे नहीं चल सका। इसलिए एक लड़की ने केस रिपोर्ट किया था जिसके फैमिली ने, वो लड़की उस वक्त बहुत छोटी थी और इस बात का ख़तरा था कि उसके ऊपर असरात क्या होंगे अगर जो डिटेल्स हैं वो अगर मीडिया में गई। लेकिन उसके बाद फिर जो 2022 के आखिर में 2 और केसेस रिपोर्ट हुए उसी जगह से, और अगेन कारी शेर मोहम्मद के ऊपर, जिन पर मज़ीद जो 3 फैमिलीज सामने आई जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके बच्चों को कारी शेर मोहम्मद ने उनको गलत तरीके से टच किया था। उनके जो मुख्तलिफ जो जिस्म के हिस्से थे उनके उन्होंने हाथ लगाया था। जब ये ट्रायल चला तो उसमें कारी शेर मोहम्मद ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो जो गलत है, और ये कि उन्होंने इस किस्म की कोई हरकत नहीं की। लेकिन उन्होंने एक बच्ची के बारे में ये रिमार्क्स दिए कि वो बहुत ही बेहुदा बच्ची थी, और उसको उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने जो मुख्तलिफ़ औक़ात में बच्चों को हाथों से या सर के ज़रिए टच हुए होंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इससे ज़्यादा कोई हरकत नहीं की। लेकिन कोर्ट के सामने ये साबित हुआ कि उन्होंने जो बच्चे उस वक्त जो 2014 और 16 के दरमियान और फिर 2022 में जो टोटल तकरीबन 5 कंप्लेंट्स बनती थी, उसमें जो ये कोर्ट के सामने ये इस्टेब्लिश हुआ कि कारी शेर मोहम्मद ने गलत तरीके से बच्चों को टच किया। और उसके साथ साथ जो कोर्ट थी उसने कहा कि उन्होंने जो वालिदैन और बच्चों का जो ट्रस्ट था, जो एक मजहबी आलम के ऊपर हो सकता है, उन्होंने उसको वायलेट किया, उनके अतमाद को ठेस पहुँचाई और उनके लिए साइकोलॉजिकल उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिसका बुरा असर हुआ। इस तरह कारी शेर मोहम्मद को 10 साल की जो कैंटरबरी क्राउन कोर्ट है उसने सज़ा सुनाई है, और उसके बाद जब उनकी सज़ा पूरी होगी उसके बाद 5 साल तक के लिए उनको जो रजिस्टर होता है जिसमें सेक्स ऑफेंडर्स के लिए जो रजिस्टर है उसके ऊपर उनका नाम रहेगा। मीरपुर खास में कीमती ज़मीनों पर फ्रॉड करके और कागजात में जालसाजी करके किस तरह लोगों को लूटा जा रहा है। कीमती ज़मीनें जालसाजी और धोखाधड़ी से रिकॉर्ड में हेर फेर करके किस तरह मुख्तलिफ नामों पर मुंतकिल की जा रही हैं और लोग इस सिलसिले में किस तरह बर्बाद और तबाह हो रहे हैं, ये हम आज आपको बताएंगे अपने इस प्रोग्राम में। सरकारी लोग किस तरह, रेवेन्यू के जो लोग हैं वो किस तरह इस सारे धंधे में मुलविस नजर आते हैं और किस तरह उन्होंने इस तमाम ज़मीनों की जाली कागजात तैयार किए, इस तरह तैयार किए और इस तरह उनकी ज़मीनें मुख्तलिफ और जाली नामों में मुंतकिल की कि जो असल मालकान हैं उनको भी पता नहीं चला। ऐसे ही एक ऐसे खुशनसीब भी लोग हैं इनमें जिनको बर वक्त पता चल गया कि उनकी ज़मीन के खाते बदल गए हैं, उनकी ज़मीन की जो कागजात में हेर फेर है वो किया गया है। उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके बर वक्त हुक्काम से राब्ता करके अपनी ज़मीनों का रिकॉर्ड तो बचा लिया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अब तक
इस सिलसिले में मारे मारे फिर रहे हैं। उनकी ज़मीनें मुख्तलिफ लोगों के नाम पर जालसाजी करके खाता तब्दील कर दिया गया है और उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे ही एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, क्या सूरत हाल है, पूरा बताइएगा कि ये कैसे केस सामने आया और किस तरह इनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जो मुल्जिमान ने जिस तरह सरकारी लोगों ने आपकी ज़मीनों में रद्दोबदल किया, हेर फेर किया रिकॉर्ड में। खालिद भाई, ये जिस ज़मीन पे अपन खड़े हुए हैं ये तालका हुसैन बख्श मरी की देह 109 की ज़राई ज़मीन है। ये तकरीबन 2019, 20, 21, 22 तक मैंने इसमें 4-5 हिस्सेदार थे। उन 4-5 हिस्सेदारों से अलग अलग उनका हिस्सा जो है हमने ज़र खरीद किया। 2024 के आखिर में मैं एक दिन घर पे बैठा हुआ था तो मुझे सब रजिस्ट्रार की ऑफिस से फ़ोन आता है कि जो सर्वे नंबर आपने लिए हैं उनकी एक रजिस्ट्री वेरिफिकेशन के लिए आई है जो किसी और के नाम पे है और सर्वे नंबर वो आपके हैं। तब मैं फ़ौरन भागा, देखा तो वहाँ पे लेटर ADC 1 का, जिसमें राजकुमार माली जो मीरपुर खास में फ्रॉड गैंग का बड़े से बड़ा माफिया है, उसने वो लेटर निकाला उस जाली रजिस्ट्री की वेरिफिकेशन पे। मैं फ़ौरन भागा हूँ मुख्तियार कार की ऑफिस में। मुख्तियार कार को मैंने एप्लीकेशन दी। कुदरत खुदा की, उस टाइम पे जो मुख्तियार कार था वो मुख्तियार कार चोर था जिसने मेरी ज़मीन के खाते उड़ाए थे। वो थे कार ने मुझे कहा कि आप एप्लीकेशन दें, हम इंक्वायरी करवाते हैं। मुझे पता चला कि ये मेरे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। मैंने AC मीरपुर खास को एप्लीकेशन दी, जिसने मुख्तियार कार से रिकॉर्ड मंगवाया और तपेदार से रिपोर्ट ली, जिस रिपोर्ट में वाजे हुआ कि 77 जो एंट्री है, मैं फ़ौरन लारेम्स का रिकॉर्ड भी लेकर आ गया, RRO का भी रिकॉर्ड लेके आ गया, जिसमें मौजूदा MNA पीर आफ्ताब हुसैन शाह जिलानी साहब का MNA पीर शफकत हुसैन शाह जिलानी जो पीर आफ्ताब का भाई है, उसकी एक गिरवी रखी हुई थी बैंक की। उस बैंक गिरवी को इन्होंने केमिकल से रिमूव किया और वहाँ पे वो जो जाली रजिस्ट्री इन्होंने बनाई थी उसकी इंदराज की और मेरी ज़मीन जो है उनके नाम पे ट्रांसफ़र की। और ऐसी रिपोर्ट DC को भी दी। DC के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर भी रहा। DC साहब से मैं तवक्कात उस टाइम भी रख रहा था कि मेरे साथ इंसाफ करेंगे, मगर लेट हुई। उसमें उसने एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जिसमें ADC 1 चेयरमैन था, 3 AC जो है वो उसके मेंबर थे, 2 मुख्तियार कार उसके मेंबर थे। मुतलका जो तपेदार है उनसे अपने खाते की पूरा रिकॉर्ड मंगवाया गया, जिसमें साबित हुआ, वो रिपोर्ट निकली कि ये जो एंट्रियां हैं ये जालसाजी करके रखी गई है, इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला जो है वो शामिल है। ऐसी रिपोर्ट सेक्रेटरी को भेजी गई, E&I वालों को भेजी गई, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी वो गवर्नमेंट मुलाजिम जो है सलाखों के पीछे नहीं है, उनके ऊपर केस दाखिल नहीं हुए। अभी मुझे DC साहब ने यकीन दहानी दिलाई है कि हमारे सेक्रेटरी खालिद हैदर शाह जो बहुत अच्छे अफसर हैं और उसने वादा किया है कि इनको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाएगा और इनके ऊपर क्रिमिनल केस दाखिल किया जाएगा। और एंटी करप्शन में भी मैंने एप्लीकेशन दी है, वहाँ पे मैं FIR दाखिल करवाऊंगा। मुझे अब ये बताइए कि आपकी टोटल कितनी ज़मीन थी जिसमें धोखाधड़ी और जालसाजी की गई, केमिकल से रिमूव करके आप यही कह रहे हैं कि उसको मिटाया गया और इंक्वायरी में साबित भी हो गया कि उन्होंने फ्रॉड किया, तो कितनी एकड़ ज़मीन थी और उसकी मालियत इस वक्त मार्केट में क्या होगी? ये टोटल जिस ज़मीन पे अपन खड़े हुए हैं ये 22 एकड़ 3 गुंठे ज़री ज़मीन है और इस टाइम पे तकरीबन 18-19 करोड़ की जो है ना ये प्रॉपर्टी है मौजूदा टाइम पे। और इन्होंने जालसाजी से इसको उड़ा के दूसरों के नाम पे किया। और मज़े की बात बताऊं कि उस टाइम पे जो मुख्तियार कार था उसने एक फॉर्म 7 एज पर रिकॉर्ड अटेस्टेड करके दिया था बेचने के लिए, किसी क्रिमिनल लोगों को बेच रहे थे। अगर मैं एट ए टाइम पे नहीं पहुंचता तो यहाँ पे हो सकता है कि वो मेरी जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए आते हैं। रेवेन्यू हुकाम का जाली अटेस्टेशन का भी केस हो गया ये? बिल्कुल है ना कि एक खाता जब भी आप कोई लेने जाते हैं, मिसाल की बात है खालिद भाई, आप अपना खाता लेने जाते हैं मुख्तियार कार से अटेस्टेड भी करवाने जाते हैं तो उसकी प्रीवियस एंट्री जो है बैक एंट्री देखी जाती है कि खालिद का ये दाखला नंबर फॉर एग्जाम्पल 17 जो है ये कहाँ से आया है
असूल भी है या नहीं है। तो ये मतलब कुछ नहीं, उसने वो एक कागज जो वो 77 एंट्री थी वो उठाई, उसको एज पर रिकॉर्ड लिख के, एज पर रिकॉर्ड मीन्स रिकॉर्ड का हिस्सा है। जब इंक्वायरी में ये साबित हो गया कि इन्होंने ये जालसाजी की है, फ्रॉड किए, इंक्वायरी हुई, उनको सस्पेंड भी कर दिया गया, मुख्तार कार समेत 4 एहलकारों को। अब फिर आपकी ज़मीन का जो दाखिला था जो जिसमें जालसाजी की गई थी, वो जालसाजी दुरुस्त हुई या नहीं हुई, और हुई तो कैसे हुई? मुझे बाकायदे मेरा ये खाता जो है वो बहाल भी हुआ। उनकी रजिस्ट्रार, क्योंकि वो रजिस्ट्रार ने लिख के दिया कि ये रजिस्ट्रियाँ जो है ना एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है, जाली बाहर ठप्पे कोई रख के बैठे हुए हैं, और स्टाम्प पेपर भी, ये पूरी एक टीम है जो काम कर रही है और वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुई है। तो मेरा खाता जो है ना वो कैंसिल हुआ, मुझे ऑनरशिप सर्टिफिकेट दिया गया, और जो एंट्रियाँ इन्होंने जाली रखी थी 77 और 87, वो बाकायदे कैंसिलेशन का सर्टिफिकेट दिया गया मुझे कि वो कैंसिल हो चुकी है और आपका खाता बहाल हो चुका है। देखो, मेरा नाम एहतशाम कायम खानी है और मैं मीरपुर खास का रहने वाला हूँ। ये मेरी ज़मीन है 564 सर्वे नंबर दे 108 तालका हुसैन बख्श के अंदर है। तो इसका सेल सर्टिफिकेट जारी हो गया था कुछ दिन टाइम पहले, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं मुख्तार कार ऑफिस में गया, DC ऑफिस में गया। मैंने मतलब सेल सर्टिफिकेट कैसे जारी हो गया? ये एक ग्रुप है पूरा, जो रेवेन्यू का जो ग्रुप है, जो आजकल बहुत सेल सर्टिफिकेट तो मालिक की इजाज़त और मालिक की दरख्वास्त पर जारी होता है, तो आपको पता नहीं था? ऐसे ही बगैर मालिक के तो कुछ भी नहीं होता, मगर मुझे मालूम ही नहीं है। मुझे मालूम हुआ कोई ज़राए के ज़रिए, मुझे किसी ने बताया कि आपकी ज़मीन सेल आउट हो रही है, आप सेल आउट कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो नहीं कर रहा। बोला आपका सेल सर्टिफिकेट निकल चुका है। सेल सर्टिफिकेट के लिए NIC चाहिए होता है, तस्वीरें चाहिए होती है, और पार्टी का खुद का होना लाजमी होना होता है, एप्लीकेशन होती है, और जब वो रिसीव करता है वहाँ पे रिसीविंग होती है। मैंने ना एप्लीकेशन दी, मेरी गैर मौजूदगी सारा काम हो गया, क्योंकि इसके अंदर तपेदार रेवेन्यू के बड़े लैंड माफिया के लोग हैं, वो मुलविस है इसके अंदर। इनके पास ऐसे काम है, ऐसी धातें, ऐसे केमिकल है जिससे ये सब कुछ कर सकते हैं। आपका खाता चेंज कर सकते हैं। अब दरअसल मसला है कि मेरी ज़मीन है मोरसा नहीं, जिसकी दादा परदादा से मेरे नाम से आ रही है, ठीक है ना। जिससे मैंने ली उसके भी दादा के नाम थी, उसके वाले साहब को मिली, उसके बेटे को मिली, बेटे से मैंने ली। ये ज़मीन ये आपके सामने आप जहाँ हम खड़े हैं, ठीक है। तो असल ये 12 घंटे ही है। इसके पीछे एक लैंड है, सरकारी लैंड, वो उन लोगों ने जाली कागज़ बना के उसको खड़त करा के दे दी है, मगर उसका राइट नहीं बनता। अब ये चाहते हैं कि उस ज़मीन को क्लियर ऐसे हो गया, क्योंकि मेरा पूरा जो रोड फेस है ना, कमर्शियल, मेरे 12 घंटे कमर्शियल, उसको रास्ता चाहिए जाने के लिए मेरे रास्ते से, मेरी ज़मीन से। अब ये देखे रहे रास्ता दिया है, ये भी 2 करोड़ का दिया। इसके अंदर रेवेन्यू का अमला भी मुलविस है और मालिक भी मुलविस है, जो सारा गेम। मतलब एक जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, जिसको ये जालसाजी करके किसी को बेचना चाहते हैं, उसका रास्ता निकालने के लिए आपकी ज़मीन को धोखाधड़ी से उन्होंने किसी के नाम कर दिया ताकि आसानी हो जाए उनको। नाम नहीं करना चाहते, वो बेचना चाहते हैं इसको और गायब करना चाहते हैं इसको, ज़मीन को, और बेच भी दी थी इन लोगों ने। फिर मैं भागा DC साहब के पास, मैंने एप्लीकेशन दी है, मुख्तार कार साहब को दी है। जी है, मालियत है इस वक्त मेरी ज़मीन की मालियत इस वक्त 22 करोड़ की मालियत में इस वक्त, जो क्योंकि पूरा रोड फेस है, पूरा हैदराबाद रोड है, मेन या कमर्शियल, ये पूरी प्रॉपर्टी है। तो फिर आप ये जब सेल सर्टिफिकेट जारी हो गया, इसका मतलब है कि ज़मीन बिकने वाली थी? सर बिल्कुल बिकने वाली थी, बस बिक भी चुकी थी, यहाँ तक कि सौदा हो चुका था इनको। इन्होंने मेरी जो बैक साइड में जो पार्टी है उसको दे दी भी थी, और आपको पता नहीं था? और मुझे इल्म नहीं था। फिर मुझे कैसे इल्म हुआ, तो फिर मैं भागा, फिर एप्लीकेशन दी, फिर ये प्रेस पे, फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद एक DC साहब को मैंने एप्लीकेशन दी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह DC साहब इसका अच्छी इंक्वायरी और साफ इंक्वायरी करेंगे, और जो इसके अंदर मुलविस है उनको बिल्कुल सस्पेंड करवाएंगे और उनकी नौकरी सब वो करेंगे सर इनको। मैंने मीरपुर खास के DC को 2001 के अंदर दरखास्त दी, जिसके अंदर जवाहिद मेरे पास दरखास्त मौजूद है, जिसके ऊपर रिपोर्ट बनी गई, एलिगेशन की रिपोर्ट मौजूद है मेरे पास। अभी मैंने दोबारा जो एप्लीकेशन दी है उसमें DC मीरपुर खास ने हमसे कोऑपरेट किया है। DC मीरपुर खास ने हमें यकीन दहानी करवाई कि इनके ऊपर जो माफिया है, इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी और इनको जो है मकसद अंजाम को पहुँचाया जाएगा। अच्छा सरमद साहब, मुझे ये बताइएगा, ये जो रिकॉर्ड में हेर फेर करते हैं, ये क्या तरीके वारदात क्या है इनका? सर इनकी पूरी सिस्टम है, ये सिस्टम के लोग हैं, जो सिंध के अंदर सिस्टम जो सर्वाइव कर रहा है, इन सिस्टम के ये लोग हैं। और ये मीरपुर खास में इस तरीके से करते हैं कि इनके पास मुख्तलिफ केमिकल हैं और इनके पास सियासी पुष्पनाइयाँ हासिल हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो इनके साथ देते हैं, उनकी पुष्पनाई, सियासी पुष्पनाई की बुनियाद के ऊपर ये जो है सीना खोल के गरीब मिस्किन लोगों के साथ जुल्म करते हैं और जो है ना खाते घुमा देते हैं। रिकॉर्ड में कैसे हेराफेरी करते हैं? रिकॉर्ड में ऐसे हेराफेरी करते हैं कि इनके पास एक तरीका केमिकल है, उस केमिकल के थ्रू ये रिकॉर्ड में जो है जालसाजी कर देते हैं। जिस ज़मीन का कोई दनी साई नहीं होता है, जो कोई ज़ाहिर नहीं होता है 5-10 सालों में, तो वो इनको आसान शिकार लगते हैं, उस ज़मीनों को ये फ़रोख्त कर देते हैं। आगे मेरे बेटे की ज़मीन है, उसके पीछे सरकारी ज़मीन है, उसमें लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है और ये अलाट करके लोगों को बेचते रहते हैं। और
ये कागज में क्या है? ये खाता है सरकारी जमीन का? सरकारी ज़मीन का खाता है ये। और उसमें क्या किया उन्होंने? इन लोगों ने उसके नाम पे अलॉट कर दी है, जयसानंद के और अशोक कुमार के नाम पे। ठीक है, तो ये अब है ना खाता किस तरह चेंज करते हैं? कोई मिटाते हैं, जालसाजी करते हैं, कागज चेंज करते हैं? सारे रिकॉर्ड के अंदर करते हैं, सरकारी रिकॉर्ड के अंदर उन्होंने चढ़ा दिया है, वहाँ रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। मीरपुर में ज़मीनों के कागजात में फ्रॉड जालसाजी के बाद जो अब नई अपडेट आई है वो ये है कि इस मामले पर अब एंटी करप्शन ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है और बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि जो मजीद यह मामला सामने आने के बाद जो मुतासिरीन है वो जोग दजोद एक के बाद एक मजीद सामने आ रहे हैं और कई मुतासिरीन ने ना सिर्फ ये कि डिप्टी कमिश्नर और मुतालिका जो इदारे हैं उनको दरखास्तें दी हैं उनकी ज़मीन के कागजात में फ्रॉड हुआ है या जालसाजी हुई है, बल्कि नैब तक भी उन्होंने रुजू कर लिया है। तो लगता है ये केस अब मजीद बड़ा होने जा रहा है। दूसरी जानिब हम डिप्टी कमिश्नर मीरपुर जो के कलेक्टर भी हैं, उनसे हमने कई बार राब्ता करने की कोशिश की लेकिन वो राब्ते में नहीं आ सके और उनसे बात नहीं हो सकी। 2 दिन की कोशिश के बावजूद भी आज हम उनके ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और वो दस्तयाब नहीं है। तो इस तमाम सूरत हाल में ताहम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का मौक़िफ़ ये है कि फिलहाल 22 एकड़ ज़मीन के कागजात के जो जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे और बेचने की कोशिश की गई थी, उसमें एक एडीसी की सरबराही में 4 रुकनी कमेटी बनाई गई। उन्होंने जो तफ्तीश की, फैक्ट फाइंडिंग की और उसके बाद तस्दीक हुई कि एक मुख्तियारकार और 4 तपेदार उसमें मुलविस पाए गए ज़मीनों के कागजात के में जालसाजी और फ्रॉड के मामले में। उसके बाद उस जो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का जो मौक़िफ़ है वो ये कि उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में एक मुख्तियारकार और 3 तपेदार समेत दूसरे एहलकारों को मतलब 4 महकमा रेवेन्यू के अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है और बाकायदा उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि ये तफ्तीश किस रुख पे पहुंचती है, जबकि एंटी करप्शन और नैब भी इस मामले में क्या रोल अदा कर रहे हैं और जो मुतासिर हैं वो बड़ी तादाद में सामने आना शुरू हो गए हैं। तो लगता है ये केस मजीद खुलने जा रहा है और मजीद इसका दायरा बढ़ने जा रहा है। जुर्म और सज़ा के लिए मैं हूँ पाकपतन से मुराद खान आसिम। खातून ने आशना से मिलकर शौहर को तेज़ धार आला से कत्ल कर दिया। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या 19 सितंबर को थाना कल्याणा के इलाका चकहोता में पेश आया। वाक़े के मुताबिक खातून के एक शख्स जवार से नाजायज़ ताल्लुकात थे, जिस पर दोनों ने शौहर को रास्ते से हटाने की मनसूबाबंदी कर ली। रात के वक्त मुलज़म जवार नामालूम साथी के हमरा खातून के घर आया। खातून ने दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर बुला लिया। बाज़ मुलज़मों ने रमज़ान को कमरे में बंद करके उसके काबू कर लिया और तेज़ धार आला से गला काट कर हलाक कर दिया। मुलज़मों के वहाँ से चले जाने के बाद खातून ने ज़ारों के साथ रोते हुए शोर मचाया कि नामालूम अफराद उसके शौहर को कत्ल करके फ़रार हो गए हैं। वाक़या के फौरी बाद पुलिस ने सूरत हाल का जायज़ा लिया और कत्ल के वाक़े के हक़ाइक़ सामने आने पर मकतूल की बीवी और उसके आशना को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वाक़े के हक़ाइक़ कैसे मुनकशफ हुए, इस बारे में DPO जावेद इकबाल चदर से मालूम करते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ DPO ऑफिस में। DPO जावेद इकबाल चदर साहब तशरीफ़ रखते हैं। इनसे पूछते हैं कि ये वाक़या क्या था और ये कैसे मुनकशफ हुआ। जी DPO साहब, ये बताएं कि थाना कल्याणा के इलाका में चकहोता में एक खातून ने अपने आशना से मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया। ये वाक़यात क्या थे? थैंक यू वेरी मच मुराद साहब। ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये थाना कल्याणा की जुरिस्डिक्शन में 18 और 19 सितंबर की रात को हुआ है। एक 15 पे पुलिस को इतला मिलती है कि एक शख्स को नामालूम अफराद ने उसका गला काट दिया है छुरियों के वार से। तो जब पुलिस को इतला मिलती है, कंसर्निंग SHO DSP SP इन्वेस्टिगेशन मौके पे पहुंचते हैं तो एक बेडरूम में एक गद्दे के ऊपर, मैट्रेस के ऊपर बंदे की लाश पड़ी थी और गला काटा हुआ था। तो सेन में चारपाइयाँ 3 थीं, जिनमें मियाँ एक सोया हुआ था मकतूल, यानी कि दूसरी चारपाई पे उसकी बीवी सोई हुई थी और तीसरी चारपाई पे उसके बच्चे सोए हुए थे। उसकी कुछ ना मशकूक हालात पाए गए और वो सही सवाल का जवाब नहीं दे सकी। तो इसी दौरान गिरदो नवाज से चेक किया गया तो पता चला कि एक शख्स जो है मुलजिम जवार हुसैन जो है, उसके ये जो मकतूल की बीवी इससे ताल्लुकात है, तो इनको ज़रा इंटरोगेट करें। तो जब लोकल पुलिस ने इंटरोगेट किया तो वो खातून ने भी मान लिया कि मैंने अपने आशना जो जवार हुसैन है उसके साथ मिलकर अपने हस्बैंड को कत्ल किया है। तो फ़ौरन विद इन नो टाइम पुलिस ने दोनों को गिरफ़्तार कर लिया और मुलज़मान की निशानदही पर
आले कत्ल भी बरामद हुआ और फ़ौरन डेड बॉडी को फिर पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया, FIR रजिस्टर्ड की गई। जब आला कत्ल बरामद हो गया, रिमांड पे लिया गया, उन्होंने तस्लीम कर लिया और अभी वो चूँकि जुडिशल हो चुके हैं और इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन से मिलके उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और एक एग्जाम्पल बनाई जाएगी। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक होता में और इस मकान के बाहर हूँ जहाँ पे एक खातून ने अपने आशना से मिलकर अपने शौहर को कत्ल कर दिया था। इस हवाले से इनके जो लवाकिन हैं उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ था और पुलिस का किरदार कैसा रहा है। जी, मैं अभी घर के अंदर दाखिल हो रहा हूँ, तो इनसे पूछते हैं कि मुलजमान जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं और पुलिस कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है, और बुरसा जो है इनसे पूछते हैं कि इनको इस वक्त किन मसाइल का सामना है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मकतूल के घर में और यहाँ पे मुदई भी मेरे साथ मौजूद है। मुदई आसफ से पूछते हैं कि क्या वाक़या पेश आया था और इसकी तफसीलात क्या हैं। आसफ बताइएगा कि क्या वाक़या पेश आया था। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मेरे भाई को रात को 9 से 10 बजे कत्ल किया गया। हम तो लाहौर में थे, लेकिन उनके बावजूद ऐसे DPO साहब पाकपतन, SHO बरसिया कल्याणा, ये सारे शामिल 3:20 पे ये आए थे इधर मौके वारदात पे, तो इन्हें देखा तो कत्ल हो पड़ा था। हम शुक्रगुजार हैं DPO साहब से और SHO साहब DSP साहब से कि हमें इंसाफ लेके दे और जल्द से जल्द हमारा कोई फैसला करके दिखा दे। हम बहुत मजबूर हैं। हमारा नौजवान भाई 23 साल उम्र का कत्ल हुआ है। मरियम नवाज, वज़ीर आला मरियम नवाज से गुजारिश है, DIG पंजाब से गुजारिश है कि हमें इंसाफ लेके दे। हमारा भाई बेकसूर मारा गया, बेकसूर, ना उसका कसूर, ना उसकी कोई लड़ाई झगड़ा, ना किसी का कुछ भी नहीं था। इनने बेतुका उसको मारा है और ज़िबा किया इसको। हम इस बहुत बर्दाश्त कर चुके हैं। तो मकतूल रमजान था, इसके बेटे भी बच्चे भी? हाँ, एक बेटा इसका 5 साल का, एक 1.5 साल का बच्चा है इसका, 1.5 पौने 2 साल का, और 5 साल बच्चे के सामने बाप को कत्ल किया गया है। छुरी नाल कत्ल किया है, उनके बावजूद इन्होंने छुरी ना नरगट नहीं काटा गया, तो फिर इन्हें कई के साथ काटा है इसको, कई के साथ इसने गर्दन ऐसे पकड़ के ऐसे टक्का मारा है उसको। अच्छा, पुलिस ने मुलज़िम पकड़ लिया? हाँ, मुलज़िम पकड़ लिया। शुक्रगुजार है हम SHO साहब, DCO पाकपतन और DSP साहब मौके पे मौजूद थे। उनने ऑर्डर किए कि भाई जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए इनको, और 2-4 घंटे के अंदर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। हमारी गुजारिश यही है कि हमें बदला लेके दें, हमें हक लेके दें उनसे। जी, ये इंसाफ के लिए इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से भी अपील की है, पुलिस से भी, कि इंसाफ लेके दिया जाए। अच्छा, हम मकतूल जो है उसकी वालदा से बात करते हैं। वो उम्रे से गई हुई थी और अभी वापस आई हैं। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या इस बारे में वो क्या कहते हैं। आप कहाँ से उस वक्त? उम्रे थे गई हुई घरे आप साढ़ा दो माँ पुत्रा दिया मेहनत कर दो बच्चे मैं तो भी आसरा उनको मेरे बच्चे का अल्लाह हक चोली चगासी के अल्लाह साढ़ा हक चोली चगासी अल्लाह मियाँ अल्लाह मेरे बच्चे ने मैटर कर गई है कि अल्लाह ना हो रहा उसी के। अच्छा, एक मिनट बेटा, आपका क्या नाम है? क्या नाम है? रियान। आप उधर ही थे जब वो आदमी ने वहाँ पे जुल्म किया? आप किधर थे उस वक्त? तो आप उधर ही थे, देखा आपने? इस वक्त मैं थाना सदर कमालिया में मौजूद हूँ। थाना सदर की हदूद कमालिया के नवाही गांव 732 गाबे में एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें एक 17 साला लड़की की पुलिस के एमरजेंसी 15 नंबर पर इतला मसूल हुई कि उस बच्ची ने खुदकुशी कर ली है।
वाक़े की फौरी इतला के बाद मकामी पुलिस और ASP हाफ़िज़ मुआज़्ज़ो रहमान मौका पर पहुँचे और इन्होंने इब्तदाई शवाहद हासिल किए और मालूमात हासिल की। इन्हें मामला मशकूक पड़ने पर इन्होंने क्राइम सीन टीम को फौरी तौर पर तलब किया और वहाँ से ज़रूरी शवाहद इकट्ठे किए। उसके बाद इन्होंने अपनी तफ्तीश के दौरान कुछ अफराद को कुछ अरसे के बाद हिरासत में लिया तो मुल्ज़मान ने इकरार जुर्म कर लिया कि हमने गैरत के नाम पर इस बच्ची को कत्ल किया है। इस तमाम वाक़यात की तफसीलात जानने के लिए हम मकामी पुलिस के पास चलेंगे और उनका मौका मालूम करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात ये भी बताता चलूँ, जब ये बात सामने आई कि इस बच्ची को कत्ल किया गया है तो पुलिस के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आमिर खुद इस केस के मुद्दई बने, क्योंकि वर्षा जो थे वो मुल्ज़मान में शामिल थे। इस वजह से पुलिस ने खुद इस मुकदमे का मुद्दई बनना साबित किया। इस केस की तफ्तीश को मुकम्मल किए जाने में मेन किरदार सब इंस्पेक्टर मोहम्मद आमिर का है। जिस तरह पहले ज़ाहिर किया जा रहा था कि बच्ची ने खुदकुशी की है, बाद में इन्होंने अपने टेक्निकल तरीक़ों से और मुख्तलिफ ज़ावियों से उसकी तफ्तीश की तो साबित हुआ कि उसे कत्ल किया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला है क्या, और इनसे ये भी पूछते हैं कि ये खुद इस केस के मुद्दई बने हैं, उनके वर्सा की जानिब से क्यों किसी को मुद्दई नहीं बनाया गया। आइए इन्हीं की ज़बानी सारी बात सुनते हैं। जी सर बताइए। जी इस तरह हुआ कि 9 तारीख को हम गश्त पे थे, तो दौरान गश्त ना किसी हमारे ख़ास बंदे ने इतला दी कि इस तरह ना एक राबिया नामी लड़की है 732 में अपने रिश्तेदारों के पास आई है, वो उन्होंने कत्ल कर दिया उसका। तो इसी तरह 15 से भी कॉल आई, तो मौके पे गए तो सूरत खुदकुशी वाली नहीं थी। लड़की मतलब उसकी डेड बॉडी चारपाई पे थी और साथ में एक कपड़ा पड़ा हुआ था। तो डाउट होने पर SHO साहब ASP साहब कमालिया भी मौके पर आ गए, तो उन्होंने फिर फोरेंसिक साहिवाल को PFSA साहिवाल जो क्राइम सीन यूनिट है उनको बुलाया। उन्होंने भी यही डाउट का इज़हार किया कि ये खुदकुशी नहीं बनती, ये कत्ल है। तो इसी तरह जो उसके लवाहकीन थे वो भी मौका से खिसकने शुरू हो गए। तो बाद में मुद्दई का इशू था, तो फिर अफसरान वाला के हुक्म से पुलिस ही इसमें मुद्दई बनी। तो मज़ीद इसकी कंफर्मेशन जो पोस्टमार्टम जिन्होंने किया डॉक्टर साहबा, उन्होंने भी कहा कि ये इसकी गर्दन नहीं टूटी हुई, तो ये खुदकुशी नहीं है। तो बाद में बंदे जो हैं वो इकरारी भी हो गए कि हमने ही इसको मारा है। असल इशू ये था कि ये लड़की उकाड़ा की रहशी है, राबिया नाम है इसका। तो इसने पसंद की शादी कर ली थी, तो इसके वालिद को रंज था कि इसने शादी क्यों की, तो उसने पंचायत के लिए उसको वापस बुलाया कि मैं इसकी रुखसती कर दूंगा। तो इसी दौरान उसने इधर उसकी खाला थी मीरा बीबी 732 में, उसके पास छोड़ दिया। फिर लड़की ने ज़िद की कि मैंने वापस जाना है अपने शौहर सलीम के पास। तो इसके वालिद मज़र और वालिद का कज़न है एजाज, इन्होंने फिर मतलब उसको कत्ल करके तो खुदकुशी का रंग दे दिया। सर जो मुल्ज़मान है उन्होंने इसे कत्ल कैसे किया? मुल्ज़मान ने अंदर बुला के कमरे में, तो एक ने इसकी मतलब टांगों से काबू किया, दूसरे ने इसका मतलब गला जो है वो कपड़े के ज़रिए दबा दिया। सांस बंद होने की वजह से इसकी डेथ हो गई। तो अभी मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं? जी मुल्ज़मान हिरासत में है, 3 बेल पे हैं। तो अभी वो मान तो गए हैं कि हमने मतलब इसको मर्डर किया है, तो बाकी इसका जो है प्रोसीजर थोड़ा सा उनकी गिरफ्तारी बकाया है। तो वो भी 1-2 दिन में इंशाल्लाह इनको गिरफ्तार शो करके तो जुडिशल करवा। इस केस के हवाला से इस वक्त मैं ASP सर्कल कमालिया हाफ़िज़ मुआज़्ज़ो रहमान साहब के साथ मौजूद हूँ। वक़ुआ की इतला मिलते ही ये मौका पर पहुँचे और इब्तदाई इन्होंने तफ्तीश और मालूमात हासिल की। अहले खाना के मुताबिक इन्हें बताया गया कि बच्ची ने खुदकुशी की है, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी तफ्तीश के ज़रिए साबित किया कि इस लड़की को कत्ल किया गया है। आइए अभी हम इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और उन्होंने लड़की को क्यों कत्ल किया। इन्हीं की ज़बानी सारी बात जानते हैं। जी सर बताइए।
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लड़की जिसका नाम राबिया है और उसका कत्ल किया गया, और वो मज़हर की बेटी है। बेसिकली ये उकाड़ा के रहने वाले हैं, लेकिन ये मज़हर की जो खाला है, उनका गांव है 732, जो कि पुलिस स्टेशन सदर का इलाका है। ये अपनी बेटी को इधर लेके आता है एक दिन पहले, और इनको शक था कि लड़की का किसी के साथ ताल्लुकात है। तो वालिद ने अपने ये जो खाला के बेटे थे, इनसे ये मशवरा किया कि ये जो लड़की है ये शायद दोबारा उधर दूसरे लड़के के साथ चली जाए, लिहाजा इसको इधर ही कत्ल करना है। हमारी जो तफ्तीश है अभी तक वो एक सही सिमत में जा रहा है, और वो जो 15 कॉल थी कि ये खुदकशी है, तो ये खुदकशी नहीं थी बल्कि ये मर्डर था, और लड़की का उन्होंने कत्ल किया गैरत के नाम पे। तो हम इंशाल्लाह, हमारी पूरी कोशिश है कि तमाम जितने भी उसमें किरदार है उनके ख़िलाफ़ तमाम शवाहिद इकट्ठे हो, और इंशाल्लाह हम उसको प्रॉपर कोर्ट में इंशाल्लाह पेश करें।